बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे बात की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे बात की, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे बात की और हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने जस्ट क्या करना है, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है और उस पर प्राइमरी की को असाइन कर देना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा कंसर्न किसके साथ था? फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ था कि भाई जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए किसके ऊपर? प्राइमरी की के ऊपर, यानी कि फुल सेट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो होगी तो फिर डेफिनेटली हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। इसके बाद हमने बात की थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने रिमूव किया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है कि भाई जो ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं और हमने इसे रिमूव करना है, हमने खत्म करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कि भाई जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर करें, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हमारा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो तभी आएगा जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या कर देंगे, बीच में से रिमूव कर देंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन फोर और थर्ड के दरमियान में हमारे पास जो एक नॉर्मल फॉर्म है वो है वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म है। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मजीद रिफाइनमेंट कर रहे हैं और वो हम उसे किस नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं? बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में। तो बॉयस एक टेबल जो है, मैं आप यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक टेबल जो है वो मुमकिन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हो, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि ये बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन अगर एक टेबल बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब यकीनन यही है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी मौजूद है, यानी कि बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मजीद रिफाइनमेंट है, यानी कि उसकी अगली शक्ल है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे कि बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म असल में है क्या, ये हमें बताती क्या है, ये मजीद रिफाइनमेंट किस तरह से करती है, अनोमलीज को किस तरह से यहाँ से ये एलिमिनेट करती है। तो इसको भी हम जो है वो अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्लियर होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है कि अभी एक टेबल अगर बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है तो इसका मतलब है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। लेकिन अगर एक टेबल हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में भी मौजूद है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म असल में है क्या। बॉयस कोड जो है उसका कंसर्न किसके साथ होता है? कैंडिडेट कीज़ के साथ होता है। कैंडिडेट कीज़ क्या होती हैं, मैं सबसे पहले आपको यह डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैंडिडेट कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखती हैं। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में इसे बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया था कि कैंडिडेट कीज़ क्या होती हैं। तमाम के तमाम वो कॉलम्स, तमाम के तमाम वो एट्रीब्यूट्स या तमाम के तमाम वो फील्ड्स, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है कि भाई जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कैंडिडेट कीज़ कहा जाता है। तो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म जो है ये तभी आती है कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो आ चुका है, लेकिन अब बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में हमने इसे इस तरह से लेके आना कि हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी प्राइमरी कीज़ कैंडिडेट कीज़ कितनी मौजूद है। अगर तो आपके टेबल के अंदर जो कैंडिडेट की मौजूद है वो सिंगल कॉलम पे मुश्तमिल है, अगर सिंगल कॉलम पे मुश्तमिल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो आ चुका है। लेकिन अगर आपके जो टेबल है आपका जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपने एक टेबल जो है वो आपने बड़े टेबल को स्प्लिट करके छोटे छोटे टेबल बनाए। अब उन छोटे छोटे टेबल में से हम किसी एक टेबल को पकड़ लेते हैं और उसे देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं क्या वो एक से ज़्यादा कॉलम्स पे मुश्तमिल तो नहीं है, यानी कि कंपोजिट की पे तो मुश्तमिल नहीं है। अगर तो हैं तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे अनोमलीज मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है? उसे कहाँ पे लेके आना है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म से उसे बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। अब एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपकी कैंडिडेट कीज़ जो है उसके अंदर वो सिंगल कॉलम पे मुश्तमिल है फिर वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, फिर मसले वाली बात कोई नहीं है। लेकिन अगर वो जो कैंडिडेट कीज़ हैं उसके अंदर वो एक से ज़्यादा कॉलम्स पे मुश्तमिल है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, फिर अभी वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया, अभी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आया है। तो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसकी डेफिनेशन अगर आप ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक टेबल जो है या एक रिलेशन जो है वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होगा अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है और उसमें जो कैंडिडेट कीज़ मौजूद हैं वो कंपोजिट ना हो, यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम्स पे मुश्तमिल ना हो, बल्कि वो सिंगल कॉलम पे मुश्तमिल हो, तो फिर वो बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। अब
बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में अगर टेबल नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, अनोमलीज आएंगी, जिसमें इंसर्शन अनोमली की बात करेंगे, जिसमें डिलीशन अनोमली की बात करेंगे और जिसमें अपडेशन अनोमली की बात करेंगे। और डेफिनेटली हम देखेंगे यहाँ पे कि भी हम उसे रिमूव करके दिखाते हैं कि भी अगर बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो डेफिनेटली वो अनोमलीज जो है वो मजीद नहीं आएंगी। तो चलिए आइए अब हम इसे थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है। बाइस कोड बेसिकली जो दो डेटाबेस साइंटिस्ट थे, एक बाइस था और दूसरा कोड था, जिसके हमारे पास कोड रूल्स भी होते हैं, उसी ने ही ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म जो है बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, जैसे BCNF भी कहा जाता है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाई थी इन दोनों ने, एक बाइस और दूसरा कोड। तो हम देखते हैं यहाँ पे व्हेन अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड द रिलेशन हैज मोर देन वन कैंडिडेट कीज, यानी कि कंपोजिट कीज है हमारे पास, जो कैंडिडेट कीज है हमारे पास वो एक से ज्यादा कॉलम्स पर मुश्तमिल है, देन ओवरलैपिंग अनोमलीज मेक कर। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अनोमलीज होंगी। वो ओवरलैपिंग अनोमलीज क्या होंगी ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Therefore, an improved form of third normal form is called Boyce code normal form. A relation is in Boyce code normal form if and only if, ये double if जो है ना, IFF जो है, इसका मतलब होता है if and only if every determinant is a candidate key। तो जो भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये वाले जो कॉलम्स हैं ये कैंडिडेट कीज हैं। अच्छा, इसे जो है इफ अ रिलेशन हैज ओनली वन कैंडिडेट की देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म। फिर तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बात ठीक है कि भाई अगर एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें जो कैंडिडेट की है वो एक ही कॉलम पे मुश्तमिल है, तो फिर तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन इसका रिवर्स जो है, ये जिस तरह से मैंने अभी पहले आपको बताया कि अगर एक टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो बाइस कोड में भी है। लेकिन अगर एक बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो फिर इसका मतलब है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी मौजूद है। तो अब हम टेबल को एक्सप्लोर करते हैं कि टेबल ये हमारे पास क्या है। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेजर है, यानी कि स्टूडेंट जो है वो अपना मेजर कोई सब्जेक्ट है जो वो ऑप्ट करता है, जो वो देखता है कि मैंने किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद एडवाइजर या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इसका टीचर है जो ये टीच करता है, ये वाला मेजर सब्जेक्ट जो होता है। अब स्टूडेंट आईडी में हमारे पास जो सेम स्टूडेंट है मैथ का, जो 100 उसका आईडी है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है 100 है, ये मैथ भी पढ़ रहा है। ये 100 स्टूडेंट जो है ये फिजिक्स भी पढ़ रहा है। ये वाला स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, मैथ भी और फिजिक्स भी, और पढ़ रहा है 2 डिफरेंट टीचर से। मैथ जो है ये राशिद से पढ़ रहा है और फिजिक्स किससे पढ़ रहा है, नज़ीर से। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक स्टूडेंट है 101, ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है और किससे पढ़ रहा है, ये यासिर से पढ़ रहा है। इसके बाद 102 जो है ये वाला स्टूडेंट भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 मेजर पढ़ रहा है, यानी कि ये फिजिक्स भी पढ़ रहा है और मैथ भी पढ़ रहा है, और ये डिफरेंट टीचर से पढ़ रहा है। ये जो फिजिक्स है वो वफार से पढ़ रहा है और हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो राशिद से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि भाई ये वाले फिजिक्स वाले जो 2 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे 100 वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है फिजिक्स और 102 वाला फिजिक्स पढ़ रहा है, और ये दोनों फिजिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेम टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ये डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 100 वाले स्टूडेंट को नज़ीर पढ़ा रहा है और 102 वाले स्टूडेंट को फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, गफार पढ़ा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज हमें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं कि भाई एक जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है रिपीट हो रहा है 102 मेजर है इसके। इसी तरह से हमने ये भी यहाँ पे रिड्यूस किया है कि भाई एक मेजर जो है वो एक से ज़्यादा एडवाइज़र भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। जहाँ जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे फिजिक्स नज़ीर पढ़ा रहा है, यहाँ पे फिजिक्स गफार पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा मेजर भी पढ़ सकता है, और एक जो मेजर है हमारे पास, जो एक सब्जेक्ट है हमारे पास, उसे एक से ज़्यादा एडवाइज़र जो है वो टीच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टीचर जो है वो पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि भाई हमारे पास डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एडवाइज़र जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी और मेजर पे। तो हमारे पास एक तो हो गया स्टूडेंट आईडी और दूसरा क्या है, मेजर। तो ये मेजर ये हमारे पास एडवाइज़र जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी और हमारे पास मेजर पे। इसी तरह से जो मेजर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एडवाइज़र पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एडवाइज़र जो है ये मेजर जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एडवाइज़र पे डिपेंड कर रहा है। अब ये लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास मैंने फील्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं, इन्हें डिटर्मिनेंट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है,
इन्हें डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि भाई ये वाले जो कॉलम्स हैं इन पे डिपेंडेंसीज रखते हैं ये। अब नेक्स्ट जो हमने बात देखनी है वो ये है कि ये वाले जो हमारे फील्ड्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं इन पे, तो हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे कैंडिडेट कीज बन सकती हैं। तो असल जो इशू है हमारे पास वो कैंडिडेट कीज का ही है। जैसे मैंने पहले बात की कि बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में हमारा कैंडिडेट कीज का इशू होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट कैंडिडेट कीज जो है वो हमारे पास बन सकती हैं। एक तो कैंडिडेट की है स्टूडेंट आईडी और मेजर, ये हमारे पास एक कैंडिडेट की है। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, स्टूडेंट आईडी, और दूसरी कौन सी है, मेजर। इन दोनों को मिला के हम एक प्राइमरी की यानी कि एक कैंडिडेट की हमारे पास बनती है। डेफिनेटली हम दोनों में से किसी एक को तो बना नहीं सकते, इनमें से कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो सिंगल हैंडेडली जो कैंडिडेट की बन सके। कैंडिडेट की इनफैक्ट प्राइमरी की एक शक्ल है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आईडी को अकेले को हम देखें तो यहाँ पे ये 100 रिपीट हो रहा है। अगर हम मेजर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिजिक्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मैथ रिपीट हो रहा है, ये भी अकेला नहीं बन सकता। इसी तरह से यहाँ पे एडवाइजर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आप ये देखेंगे ये राशिद जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इनमें से कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं है जो कि कैंडिडेट की बनने की सलाहियत रखता हो, जबकि हमें जब भी कैंडिडेट की यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम्स पे वो मुश्तमिल होगी। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग डिपेंडेंसीज हमारे पास आएंगी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि कोई एक सिंगल कॉलम भी ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट की बनने की सलाहियत रखता हो, और हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम जो हैं वो मिलके कैंडिडेट कीज बनने की सलाहियत रखते हैं, और एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज भी बन रही हैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कौन सी कैंडिडेट की थी, स्टूडेंट आईडी और मेजर, इन दोनों को मिला के हम एक कैंडिडेट की बना सकते हैं। और सेकंड हमारे पास जो कैंडिडेट की बन सकती है वो कौन सी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना सकते हैं स्टूडेंट आईडी और साथ में हम एडवाइजर को ले सकते हैं, तब भी एक कैंडिडेट की जो है वो फॉर्म हो सकती है। तो एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी कैंडिडेट की मुश्तमिल है, और उसके साथ साथ एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज भी हमारी यहाँ पे बन रही हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो बायस कोड नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अनोमलीज आ सकती हैं, वो अनोमलीज को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्या अनोमलीज आ सकती हैं, फर्स्ट अनोमली हमारे पास ये आएगी। फॉर एग्जांपल इंसर्शन अनोमली की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक नया एडवाइजर ऐड करना चाहते हैं, एडवाइजर बेसिकली टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक नया एडवाइजर ऐड करना चाहें, अभी तक मैंने जो बनाई हुई है प्राइमरी की वो स्टूडेंट आईडी और मेजर दोनों को मिला के बनाई हुई है। अब इस तरह से टेबल हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि क्या हम नया टीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी हम एक नया टीचर ऐड करने के लिए जाएंगे डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल वो किसी स्टूडेंट को असाइन ही नहीं हुआ, कोई भी स्टूडेंट इस टीचर को असाइन नहीं हुआ, तो फिर इस सूरत में क्या हम यहाँ पे नए टीचर की या नए एडवाइजर की एंट्री कर सकेंगे? डेफिनेटली हम यहाँ पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखें 100 ये वाला जो स्टूडेंट की आईडीज जो है 100, 101, 102 ये स्टूडेंट्स की आईडी हैं, और हमने अभी तक स्टूडेंट असाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज देंगे तभी उसकी एंट्री हो सकेगी, क्योंकि ये प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी। इसलिए यहाँ पे हम एक इंसर्शन अनोमली हमारे पास ये आ गई है कि हम तब तक एक एडवाइजर को ऐड ही नहीं कर सकते अपने टेबल में जब तक कि हम उसे कोई स्टूडेंट जो है वो साइन ना कर दें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिलीशन अनोमली है। डिलीशन अनोमली क्या कहती है, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट बीच में से उड़ाना है। फॉर एग्जांपल हमने बीच में से एक स्टूडेंट 101 जो है इसे हमने स्ट्रक ऑफ कर दिया, एक्सपेल कर दिया, तो हमने इसमें बीच में से अपने टेबल में से निकाला। अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हमने इसे डिलीट किया, तो ये सिर्फ स्टूडेंट डिलीट नहीं होगा बल्कि साथ में ये केमिस्ट्री वाला मेजर और एडवाइजर ये दोनों ही साथ में डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी रो डिलीट होगी। ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सी अनोमली आ रही है, डिलीशन अनोमली आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करने से पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो रही है, और या फिर हमारे पास दोबारा रिपीट नहीं हो रहा किसी भी जगह पे, तो ये डिलीशन अनोमली होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपडेशन अनोमली की। अपडेशन अनोमली में अगर इस टेबल में से ये एडवाइजर वाले कॉलम को, इस सेल को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इस रो को चेंज करना चाहते हैं, राशिद की बजाय ये किसी और एडवाइजर को असाइन करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये रिपीट हो रहा है तो हमें दो जगह पे ये राशिद जो है इसे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा जगहों पे जब हम चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इनकन्सिस्टेंसी, रिडंडेंसी तो डेफिनेटली है ही ऑलरेडी, लेकिन इस तरह करने से इनकन्सिस्टेंसी जो है वो आने के चांसेस हैं। अब इसके हम हल की तरफ आते हैं कि बायस कोड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसका क्या सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो टेबल था यहाँ पे जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किए थे, हमारे पास दो डिटर्मिनेंट थे यहाँ पे। एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो था वो स्टूडेंट आईडी और मेजर दोनों मिलके था, ये वाला जो हमने प्राइमरी की पहले से बनाया हुआ है, ये वाला हमने स्टूडेंट आईडी और मेजर ये डिटर्मिनेंट है एक, और सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, एडवाइजर। अब यहाँ पे हमने ये देखना है किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब हम ये देखने के लिए जा रहे हैं, इसका एक रूल है
एक रेगुलेशन है जिसके जरिए से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब दो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, एक तो ये दोनों है और एक ये अकेला है। अब ये वाला जो अकेला है ना स्टूडेंट, ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है। अगर ये यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमने उसे प्राइमरी की बनाना है और इस कॉलम को हमने सेपरेट कर देना है। इसका जो एक सिंपल सा रूल है वो यही है कि भाई जो डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है, उसे हमने एक सेपरेट टेबल में लेके जाना है और उसे हमने प्राइमरी की बनाना है। आप देखें, मैंने इस टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो है वो अनोमलीज खत्म हो जाएंगी जब हम इस टेबल को दो टेबल में डिवाइड करेंगे। एक टेबल में मैंने इन दोनों का टेबल बना दिया और दूसरा जो स्टूडेंट आईडी का और एडवाइजर का टेबल बना दिया, और दूसरे में मैंने एडवाइजर को प्राइमरी की रख के तो फिर मैंने वहां पे मेजर को जो है वो लेके गया हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक टेबल का मैंने दो टेबल जो है वो बना दिए। एक तो स्टूडेंट आईडी मेरे पास आ गया, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, और साथ में इसके मैंने क्या लिख दिया, एडवाइजर लिख दिया। अब एडवाइजर जो है ये भी हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट आईडी अकेला तो और प्राइमरी की बनने की सलाहियत नहीं रखता, ये तो रिपीट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एडवाइजर को भी साथ में प्राइमरी की बना दूंगा। अब ये वाला हमारे पास टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल जो बना है वो ये वाला जो डिटर्मिनेंट था मेरे पास जो प्राइमरी की नहीं था, उसे मैंने प्राइमरी की बना दिया। ये देखिए एडवाइजर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे प्राइमरी की बना देता हूँ और इसके साथ क्या रख देता हूँ, इसके साथ मेजर को रख देता हूँ। क्यों भला? क्योंकि ये ट्रेस हो सके। अब अगर सिर्फ इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और हमें एडवाइजर का पता है, लेकिन एडवाइजर की जो मेजर, जो एडवाइजर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो यहाँ पे हमें ट्रेस नहीं हो रहा। किस तरह से ट्रेस करेंगे? हम कर सकते हैं ट्रेस के, यहाँ पे राशिद और राशिद को यहाँ पे सर्च करें तो उसके सामने उसका मेजर लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट, अगर इस स्टूडेंट का मेजर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं? हम इसका देखेंगे एडवाइजर। अब एडवाइजर देखने के बाद हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका जो क्या है, इसका सब्जेक्ट जो है जो ये मेजर पढ़ रहा है। इस तरह से हम इसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। और इसका रूल फिर मैं आपको यही बता देता हूँ कि भाई हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाले दो डिटर्मिनेंट आए थे, हमने देखा है। तो यहाँ पे एक तो ये वाले डिटर्मिनेंट थे हमारे पास, लेकिन ये ऑलरेडी प्राइमरी की थे। अब हमने ये देखा कि एडवाइजर प्राइमरी की नहीं था। जो प्राइमरी की नहीं है उसे हम सेपरेट कर देंगे, एक अलग टेबल में ले जाएंगे और उस डिटर्मिनेंट को हम प्राइमरी की बनाएंगे। यही इसका रूल है कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से किस में लेके जा रहे हैं, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। और बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में जब हम ले जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो अनोमलीज जो है वो नहीं रहेंगी। किस तरह से नहीं रहेंगी? हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर हम एक नया एडवाइजर ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो हमें देना लाजमी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक एडवाइजर एक भर्ती की है, नया इंडक्शन की है, तो हमने उसे स्टूडेंट अभी असाइन ही नहीं किया तो डेफिनेटली हम उसे यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। हमें पहले स्टूडेंट उसे असाइन करना पड़ेगा, फिर एंटर कर सकेंगे। तो ये अनोमली है। यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नया एडवाइजर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं नया एडवाइजर ऐड कर लूँ और उसकी मैं जो है सब्जेक्ट तो डेफिनेटली उसका होगा, तो फिर मैं उसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे सकता हूँ, मेजर भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर ना भी देना चाहूँ तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मेजर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली उसका नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक अली की एंट्री डाल दी। अब ये खुद क्योंकि प्राइमरी की है, अब ये वाला प्राइमरी की नहीं है, ये सब्जेक्ट मैं लिखना चाहूँ उसका लिख सकता हूँ, नहीं लिखना चाहूँ तो ना लिखूँ। अब नेक्स्ट मैं डिलीशन अनोमली क्या थी, मैंने आपको ये कहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 101 जो है ये वाला रिकॉर्ड जो है मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा कि ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला मेजर और एडवाइजर ये भी साथ ही डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ये इशू आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 101 को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीट कर दिया 101, तो ये कंप्लीट रो डिलीट हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये डिलीट हो जाएगा या, तो ये तो सेपरेट एक टेबल है। यहाँ पे तो यासर और केमिस्ट्री यानी कि ये वाला एडवाइजर और ये वाला उसका मेजर यहाँ पे मौजूद रहेगा, यहाँ से मैं डिलीट करूँ चाहे ना करूँ। इसके अलावा ऑपरेशन अनोमली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। राशिद, नज़ीर, यासिर और वफार एक एक दफ़ा ही सारे के सारे जो हमारे पास एडवाइज़र हैं वो आ रहे हैं, और हमें जब हम इसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक से ज़्यादा एंट्रीज जो हैं उन्हें अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को यानी कि 22 कोड नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।